देश के अलग अलग राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादर और नगर हवेली की एक सीट शामिल है। तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और यही नहीं, 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट देखिए किस तरह से डाले जा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है जहां सुबह से ही मतदान चल रहा है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर देखिए बड़ी तादाद में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक एक मत की कीमत है। और यही वजह है कि अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहां पर नजर आ रही हैं। तो जिन विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें बंगाल की दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा और गोसाबा तेलंगाना की हुजूराबाद, राजस्थान की वल्लभनगर और धारियाबाद इसमें शामिल है। और साथ ही मध्य प्रदेश की रेगांव, जोबाट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट इसमें शामिल है। कर्नाटक की हंगल और सिंदगी सीट भी इसमें शामिल है जहां पर वोटिंग हो रही है। हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें तो अर्की, फतेहपुर और जुबलकोट खाई इसमें शामिल है। साथ ही हरियाणा की एलनाबाद सीट और बिहार की तारापुर और कुशवेश्वर स्थान की शामिल है। उन 29 सीटों में यह शामिल है जहां आज वोटिंग हो रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त भी आपके सामने है। 2 नवंबर नतीजों का दिन रहेगा जब मतपेटियां खुलेंगी और मालूम चलेगा कि आखिर जनता ने किसे अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना है। और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकनगांव विधानसभा सीट पर कोरोना नियमों के तहत मतदान जारी है। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में अधिकारियों ने पूरी सतर्कता और सावधानी बरते जाने का दावा किया। निर्वाचन आयोग के जिस प्रकार से निर्देश मिले, कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से मतदान केंद्र पे पालन करा जाए। हम भीकन गांव में मौजूद हैं। पिंक बूथ है, मतदान केंद्र क्रमांक 67 है। यहाँ पर पूरी कोविड लाइन का पालन किया जा रहा है। टेम्परेचर भी देखा जा रहा है, मास्क का वितरण भी किया जा रहा है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ये देखिए आप, बिल्कुल पूरी तरीके से सैनिटाइज करके लोगों को उसके बाद ही मतदान करने के लिए लोग जा रहे हैं। ये इस बार पूरे जो है निर्वाचन आयोग के जिस प्रकार से निर्देश दिए हैं, जिस प्रकार से कोरोना चल रहा था, उसको लेकर पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा हर सुरक्षा का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैलाश विजयवर्गीय ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा दिया और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी ही जीतेगी। चुनाव हम जीतेंगे। हालांकि विधानसभा की जो सीटें हैं, यदि उनका इतिहास देखें तो परंपरागत कांग्रेस की है, और हमें लगता है जिस प्रकार मोदी जी का नेतृत्व और शिवराज जी ने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, उससे हम सभी लोकसभा भी और तीनों विधानसभा भी जीतेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के खरदाहा विधानसभा सीट पर हंगामा होने की खबर है। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि वहां एक मतदान केंद्र पर नकली वोटर जाने की खबर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। इस वक्त मौके की तस्वीर भी आपके सामने, पश्चिम बंगाल के खरदाहा की ये तस्वीर। इस दौरान नकली वोटर के आरोप में जिस आरोपी को पकड़ा गया उसके साथ हाथापाई भी की गई और साथ ही साथ इस हंगामे की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं बिहार के मुंगेर के तारापुर में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव जारी है, जहां मतदान केंद्र पर सुबह से ही वोट डालने के लिए लोग पहुंचे। इस दौरान वहां मतदान केंद्र पर लोगों की लंबी कतारें कुछ इस तरह से नजर आई। तारापुर विधानसभा में उपचुनाव का काम शुरू हो चुका है। हम अभी जलालाबाद मध्य विद्यालय में हैं और देख सकते हैं आपकी मतदाताओं की कतार जो है यहाँ पर लग चुकी है। लंबी कतार जो है मतदाताओं की यहाँ पर लग गई है और लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि महिला मतदाता जो है वो कम है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर मतदाताओं को ग्लव्स दिया गया है कि वो जो ग्लव्स पहनकर ही जो है यहाँ मतदान करें, और इसको लेकर सभी मतदाताओं को यहाँ पर ग्लव्स दिया जा रहा है कि वो जो ईवीएम का बटन दबाएंगे तो वो कहीं से संक्रमण न फैले, इसको लेकर जो है उन लोगों को ग्लव्स दिया गया है। यहाँ पर कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ग्लव्स दिया गया है लेकिन मास्क नहीं है ज़्यादातर लोग। मास्क तो वहाँ उपलब्ध कराया गया है, वो लोग देगा तब ना सब कोई मतदाता लेगा। पहन के भी आना चाहिए। नहीं तो हम लोग का तो गमछा हेबे करता है, लेकिन वहाँ दिया है बांटने के लिए। जब उसका दायित्व है ना, सरकार का थोड़ी कमी है कि नहीं दिया है। सब चीज़ व्यवस्था सरकार कराया है कोविड पालन के लिए, तो उनको सोचना चाहिए ना कि सब जो लाइन में लगल उसको देना चाहिए।
और बिहार में सहरसा के कुशवेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर भी सुबह से ही वोटिंग हो रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहे इस मतदान में महिलाओं ने देखिए किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए महिलाएं यहां पर पहुंची। मतदान केंद्रों पर महिलाएं सुबह से ही बड़ी संख्या में नजर आई। लंबी कतारें इस वक्त आप देख सकते हैं। मिशन उत्तराखंड पर देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर लोगों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि किसानों की अनदेखी करने वाली कांग्रेस सिर्फ चुनाव में ही दिखती है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तब कोई लंबी बात करनी नहीं है। मैं मगर देखता हूं अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। मित्रों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, एक कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और 2017 में जब चुनाव हुए, मैं ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं इस देवभूमि पर आया था। हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए। तो 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ एक बार चर्चा। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हथियाकर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। और इटली के रोम में पीएम मोदी G20 सम्मेलन के पहले सेशन में शिरकत करने पहुंचे। इटली के पीएम मारियो द्राघी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बेहद गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात की तस्वीर यहां पर सामने आई। सम्मेलन में शिरकत करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात करते नजर आए और उन्हें भारत आने का इस दौरान न्योता भी दिया। पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच ग्लोबल वार्मिंग और गरीबी हटाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो इटली के रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन के पहले सेशन में शिरकत करते नजर आए। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सम्मेलन में शिरकत करने से पहले पीएम मोदी ने वेटिकन सिटी जाकर वेटिकन के राष्ट्राध्यक्ष और ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से खास मुलाकात भी यहां पर की और कुछ अहम मुद्दों को लेकर दोनों दिग्गजों के बीच चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के सामने है और इस दौरान उन्होंने भारत आने का न्योता भी उन्हें दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच आमने सामने अगर ये बैठक का जिक्र करें तो ये पहली बैठक और पहली अहम मुलाकात यहां पर रही है।
आगे का भी पूरा ये कार्यक्रम यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जिस तरह से इटली की राजधानी रोम कल पहुंचे। दरअसल पीएम मोदी इटली के पीएम मारियो द्रागी के न्योते पर 29 से 31 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी के इस दौरे पर हैं और बेहद खास ये दौरा है। पोप फ्रांसिस से मिलकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि पोप फ्रांसिस से गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात यहां पर हुई। मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। पानी का संरक्षण और साफ पानी की सभी वर्गों तक पहुंच भारत के विकास में संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा है। आखिर क्या हो वो रास्ता और वो तरीके जिससे देश के विकास को तेजी दी जा सके। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट इंदिरा चक्रवर्ती ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी। हमको बचानी है ये I'm Dr. Indira Chakravarti. I have been working in the area of public health for several years. I'm extremely happy to be a part of this Mission Pani because this indicates how important water is in public health. I've looked into a lot of health issues, nutritional issues, gender issues, disability issues. I found the basic problem in most of the cases is water and sanitation. Women usually use maximum amount of water, so if there's not enough water available, women have to get the water from very far away distances. And what happens when a lady or a young girl has to get water from a far away distance, it affects the gender stability. If you have more water, hygiene improves, infection will reduce, disease levels will come down, and all this, as we know, the disability's main cause is disease. So if you look into one single factor of water accessibility, it has such a multiple functions, starting from gender, disability, infection, hygiene, drudgery. In one go, if you can make water more accessible, you can touch upon so many issues. What are the inclusive factors? Just two. Awareness of people, about all these. Secondly, along with that, you can just not aware people, you have to give them the infrastructure and support. You can just not tell them use enough water. You have to see that they get enough water. So therefore, infrastructure to provide water has to be provided, and along with that, awareness on how to use, how to save, how to minimize, how to have maximum benefit of whatever you get has to be brought into the knowledge of people. स्वच्छता